अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BIED कोड 8604 रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर की कंप्लीट बुक रिव्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बिला ताखीर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन? एक्सप्लेन इट्स नीड, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तालीम में रिसर्च का क्या नज़रिया है, इसकी वुसअत, इसकी ज़रूरत और इसकी ख़ुसूसियात बयान कीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा कि नीड और स्कोप ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन: इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज और करेक्ट्स प्रीवियस एरर एंड मिसकंसेप्शंस। अक्ल पर मबनी एक ऐसा अमल जो कि नया इल्म हमारे सामने लेकर आता है या फिर वो जो इल्म हमारे पास पहले से मौजूद है उसकी तस्हीह करता है, उसमें मौजूद गलतियों को दूर करता है। इस सारे अमल को कहते हैं रिसर्च। अब इसकी पहले करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स को अगर हम बयान करना चाहें तो हम एक वर्ड है मूवी के हवाले से हम बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल M से क्या बनता है? M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिकल प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, यानी जितनी भी मालूमात हासिल होती है वो सही एक्यूरेट होती है। प्रिसिशन का मतलब है बगैर किसी गलती के, मतलब दुरुस्त मालूमात हमें हासिल होती है रिसर्च करने से। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, उस उन्वान पर हमें सैर हासिल मालूमात मिल जाती है, यानी उसके बाद कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। V स्टैंड्स फॉर वेरीफाइबिलिटी, यानी जो भी मालूमात हमें मिली है अगर हम उसको वेरीफाई करना चाहें, दोबारा तहकीक करना चाहें या किसी और बंदे से कहें कि जनाब हमारी इस रिसर्च को पढ़ें और आप बताएं कि क्या ये सही है या गलत है, तो वो उसको पढ़कर वेरीफाई कर सकता है। I स्टैंड्स फॉर इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी कहते हैं गैर जानिबदारी को, यानी जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप ना किसी एक पॉइंट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ना किसी दूसरे पॉइंट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, ना यानी आप ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और ना ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बल्कि आप एक बैलेंस ही अप्रोच रखते हैं। E स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टनेस। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा रिसर्च कर रहा होता है बेसिकली वो एक्सपर्ट होता है, वो अपनी सारी सलाहियत, अपनी सारी काबिलियत का इस्तेमाल करता है और ये रिसर्च का अमल वो करता है। तो ये मूवी, आप ये वर्ड याद कर लें और इस हवाले से आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स को याद कर सकते हैं। कुछ मज़ीद इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हैं सिस्टमेटिक है, यानी सिस्टमेटिक मुनज़्ज़म अंदाज में होती है, लॉजिकल होती है, अक्ल पर मबनी होती है, एम्पिरिकल होती है, यानी जिस पर हमने पहले से तजर्बा किया हो, यानी ऐसी मालूमात जिसको मुख्तलिफ मराइल से, तजर्बात से गुजारा गया है और उसके बाद हम एक ख़ास नुक्ते पर पहुँचे हैं। रिडक्टिव का मतलब है बहुत ज़्यादा मालूमात होना और उस ज़्यादा मालूमात पर तहकीक करते एक छोटे नुक्ते पर पहुँचाने का नाम है रिडक्टिव। रिसर्च इज़ रेप्लिकेबल एंड ट्रांसमिटेबल, यानी रिसर्च जो भी हम पढ़ते हैं हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं, यानी आगे चल कर फॉर एग्जांपल आज हमने कोई रिसर्च की है, कोई नज़रिया कायम किया है, तो हम 50 साल बाद जब कोई नई रिसर्च कर रहे हैं तो हम इस पुरानी रिसर्च को कॉपी कर सकते हैं, इससे मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। बात करते हैं इसकी नीड और स्कोप की। हेल्प्स टू इम्प्रूव एजुकेशनल पॉलिसीज़। जो भी रिसर्च करते हैं वो तालीमी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने में मदद करती है। हेल्प्स टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जदीद जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियाँ करने के लिए रिसर्च हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स टू मीट न्यू डिमांड्स ऑन एजुकेशन। तालीम की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए रिसर्च हमारी मदद करती है। नॉलेज एक्सप्लोजन, यानी मालूमात का एक धमाका हमारे सामने आ जाता है, ज़ख़ीरा हमारे सामने आ जाता है, रिसर्च करने के बाद बहुत सारी मालूमात हमें मिल जाती है। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, यानी किसी भी चीज़ से फ़ायदा हासिल करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है रिसर्च की वजह से। मैक्सिमम डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने का जो पहलू है हम उस पहलू को अबूर कर सकते हैं रिसर्च की मदद से। तो ये पहला क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिसर्च इन डिटेल। अब हमने रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनको तफसील के साथ बयान करना है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज और करेक्ट्स प्रीवियस एरर एंड मिसकंसेप्शंस। एक ऐसी अक्ल पर मबनी एक्टिविटी, ऐसा अमल जो कि हमारे सामने नए इल्म को लेकर आता है या फिर जो पहले से इल्म मौजूद है उसमें जो गलतियाँ, जो खामियाँ, उसको दूर करता है। इस सारे अमल को कहते हैं रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च, तालीम में जो रिसर्च है, इज़ क्लासिफाइड इनटू बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। तालीम में की जाने वाली रिसर्च को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में। अब बात करते हैं बेसिक रिसर्च की। द बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्चेज आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर पर्पसेस। बेसिक और अप्लाइड जो
ریسرچز ہوتی ہیں وہ خاص مقاصد کے تحت کی جاتی ہیں، یعنی تعلیم میں کچھ خاص مقاصد آپ نے حاصل کرنے ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر آپ بیسک یا پھر اپلائیڈ ریسرچ کریں گے، یا پھر تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ جو بھی ریسرچ کرتے ہیں وہ بیسک یا پھر اپلائیڈ ریسرچ کہلائے گی۔ The primary purpose of basic research is the extension of the knowledge۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے سے علم ہے اس میں اضافہ کیا جائے۔ Whereas the purpose of applied research is the solution of an immediate practical problem۔ جبکہ applied research کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اس مسئلے کو فوری کیسے حل کرنا ہے، تو جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں، جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے applied research۔ Action research is usually conducted by teachers and administrators for solving a specific problem۔ ایکشن ریسرچ زیادہ تر ٹیچر کرتے ہیں یا پھر جو بڑے بڑے سپروائزر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو بھی ان کے سامنے مسئلہ پیش آتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ جبکہ بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ اسٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے میتھمیٹکس کے کوئی کویسچن سالو کرنے کے لیے مل جل کر آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اس کویسچن کو سالو کر سکتے ہیں، تو ان کی ریسرچ کو ہم کہیں گے بیسک یا پھر اپلائیڈ ریسرچ۔ جبکہ جو ٹیچر ریسرچ کرتے ہیں یا جو پڑھا لکھا اسکلفل پرسن ریسرچ کرتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ۔ The basic research has the following characteristics۔ بیسک ریسرچ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ فرسٹ آف آل اٹ ایمز ایٹ ڈیولپنگ ایجوکیشنل تھیریز اینڈ پرنسپل۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیمی جتنی بھی پالیسیاں ہیں یا پھر جتنے بھی قوانین ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے میں، ان کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ اٹ ریکوائرز ایکسپرٹ ٹریننگ۔ بیسک ریسرچ کرنے کے لیے بھی آپ کو ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے، ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھ لینا کلاس میں جو لائق بچہ ہوتا ہے وہی کویسچن سالو کرتا ہے، جو نالائق بچے ہوتے ہیں ایک سوال ان کو ٹیچر حل کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی طرح کا دوسرا سوال حل کرو، تو وہ بچے نہیں کر سکتے، اس لیے کہا گیا کہ اس کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ It makes use of a wide range of methods to locate the research problem۔ جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے اس تحقیق کے ذریعے بے شمار طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ہائیلی اسپیسیفک ہپوتھیسز آر ڈیولپ۔ بہت زیادہ مخصوص خاص تحقیق کے بعد جو مفروضے وہ قائم کیے جاتے ہیں، اور کچھ دو تین اور بھی لکھے، ایزی ہیں، کائنڈلی آپ پڑھ لیجیے گا ورنہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہے اپلائیڈ ریسرچ۔ اب اپلائیڈ ریسرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دس ٹائپ آف ریسرچ از آلسو کالڈ فنکشنل ریسرچ۔ اس ریسرچ کو فنکشنل ریسرچ بھی کہا جاتا ہے۔ ایجوکیشن لائک میڈیسن از این اپلائیڈ سائنس۔ جو تعلیم ہے طب کی، اس کو ہم اپلائیڈ سائنس کا نام دیتے ہیں۔ اپلائیڈ ریسرچ ڈز ناٹ ایم ایٹ سالونگ دا پریکٹیکل پرابلمز وچ آر فیسڈ بائی دا ٹیچرز۔ اپلائیڈ ریسرچ میں ہم ان مسائل پر فوکس نہیں کرتے جو کہ ٹیچر کو یا پھر طالب علموں کو یا پھر جو کریکولم بنا رہے ان کو یا پھر جو قانون نافذ کرنے والے بندے ہیں ان کو پیش آتے ہیں، جبکہ بیسک ریسرچ میں معلومات میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اپلائیڈ ریسرچ میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پلاننگ ضرور کی جاتی ہے، تحقیق ضرور کی جاتی ہے۔ ایکشن ریسرچ۔ A useful definition of action research is the research a person conducts in order to enable him to achieve his purpose more effectively۔ ایکشن ریسرچ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک بندہ کوئی بھی جو اپنا مقصد ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ بہتر، زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کرنے کے لیے یہ ریسرچ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم چاہتے ہیں کہ نرسری پریپ کے بچے اچھے طریقے سے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، تو ہمیں یہ نہیں کہ بورڈ پر لکھا دیا اور بچوں کو کاپی پر سی ورک ایچ ورک دے دیا لکھیں۔ ہم چاہیں گے اور ہم یہ کام کریں گے کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، ان کو کھیل کھیل میں پڑھایا جائے، تاکہ زیادہ بہتر، زیادہ افیکٹو، زیادہ مؤثر انداز میں ہم اپنے اس مقصد کو اچیو کر سکیں۔ A school administrator conducts action research to improve his administrative behavior۔ اپنے جتنے بھی اس کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، ایک اسکول کا ہیڈ یا پھر ایڈمنسٹریٹر، نظم و نسق قائم کرنے والا بندہ اپنے نیچے کام کرنے والے تمام تر بندوں کا نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے یہ والی ریسرچ کرتا ہے۔ ایکشن ریسرچ ہیز دا فالوئنگ ایڈوانٹیجز۔ اس کے درج ذیل فوائد ہیں۔ پیچھے جو ہم نے یہ کریکٹرسٹکس پڑھی ہیں بیسک ریسرچ کی، یہ والی آپ اپلائیڈ ریسرچ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایکشن ریسرچ میں بھی ایک دو ایڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایکشن ریسرچ کی جو ایڈوانٹیجز ہیں، جو فوائد ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ دا پرسن مسٹ امپروو اف دا پرابلم از ٹو بی سالوڈ ان از ایکٹیو ان۔ اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ایک انسان کو جو ریسرچ کر رہا ہے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہوگا، کیونکہ مسائل پیچیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں جو عام معلومات، عام تعلیم سے نہیں حل ہوتے، اس لیے آپ کو زیادہ وسیع تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، یعنی زیادہ تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنا علم کا ذخیرہ بڑھانا ہے تاکہ آپ مسئلہ حل کر سکیں۔
Facts and evidences are stressed which keep the chain process anchored more continuously to reality. The approach is experimental and tentative rather than dogmatic. Dogmatic का मतलब होता है बस नज़रियाती, कटर। हम ये नहीं कहते कि बस ये बात इस तरह है तो इस तरह है, ठीक है, ये डॉगमेटिक होता है। जबकि एक्शन रिसर्च में जो भी बात बयान की जाती है, जो भी नज़रिया दिया जाता है, उस नज़रिए को तजर्बा किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर जो जवाब सामने आता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो एक्शन रिसर्च कहता है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार जारी रहने वाला अमल है, और आप इस अमल को करते करते रियलिटी तक पहुंच जाते हैं, हकीकत तक पहुंच जाते हैं। जो समुंदर के नीचे गहराई होती है, आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। An integral part of the action research is the experiment. एक्शन रिसर्च का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है तजर्बा करना, एक्सपेरिमेंट करना। तजर्बे के बगैर आपकी रिसर्च एक्शन रिसर्च नहीं कहलाती। एक्शन रिसर्च emphasizes a desirable decentralization of decision making and action. यानी एक्शन रिसर्च आपको कोई भी फैसला अच्छे तरीके से करने में आपकी मदद करता है। एक्शन रिसर्च के आप कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी देख लीजिए। ये यहाँ पर मैंने ड्रॉबैक्स भी इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है। एक्शन रिसर्च इज़ रिलेटिवली ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी एक्शन रिसर्च की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होती। असल में ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, कोई भी तजर्बा करना आसान नहीं होता। उसमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, टाइम चाहिए होता है, और एक या एक से ज़्यादा ज़हीन बंदे चाहिए होते हैं। तो ज़्यादातर बंदे इनको टरकाते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो क्वालिटी है ना, इसकी इंटेलिजेंस की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो पुअर होती है। The applicability of the findings of the action research to another school in the event of teacher transfer is questionable. यानी आपने एक स्कूल में या एक जगह पर रिसर्च की है, उसके जो जवाबात आए हैं, आप वही रिसर्च किसी और जगह पर उसी तरीके से उसी तरह के हालात पर करें तो हो सकता है जवाब गलत है। यानी आपने एक स्कूल में बच्चों पर तहकीक की कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, तो आपको पता चला कि बच्चे गरीब हैं, बच्चे स्कूल कम आते हैं, उनका जहन तो और तवज्जो पढ़ाई की तरफ नहीं होती, इसलिए वो नहीं पढ़ते। जबकि दूसरे स्कूल में आपने जाकर यही बात जानने की कोशिश की कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, तो आप वहाँ पर रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे शायद आपको जवाब ये मिले कि बच्चे ज़हनी तौर पर हैं कमज़ोर, वो पढ़ सकते ही नहीं हैं, अभी उनको स्कूल में दाखिल नहीं कराना चाहिए था, जबकि उनको स्कूल में दाखिल करा दिया गया है। तो इस तरह इसके जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। द क्लासरूम टीचर डज़ नॉट हैव एनफ टाइम, बिल्कुल वही बात है, ये एक लेंथी प्रोसेस है। तो क्लासरूम का जो टीचर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि जनाब वो एक्शन रिसर्च को क्लासरूम में कंडक्ट करा सके। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन एंड कंपेयर हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है जी, ये हिस्टोरिकल दोबारा से आ गया। आपने हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का आपस में मुआजना करना है। द यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज़ नोन एज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। रिसर्च के मैदान में जो तारीख़ी आपके पास टेक्निक्स हैं, जो तरीक़े हैं रिसर्च करने के लिए, उन तरीक़ों के इस्तेमाल का नाम कहलाता है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च जस्टिफाइज इटसेल्फ व्हेन यूज्ड टू फाइंड आउट एनी क्वेरी। जब आप कोई भी मसला हल करना चाहते हैं और आप माजी में की गई तहकीकात से मदद लेते हैं, तजर्बात से मदद लेते हैं, तो इस सारे अमल को हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, ताकि आप कोई भी मसला हल कर सकें। हिस्टोरिकल रिसर्च की दर्जैल खसूसियात हैं। सबसे पहले कहता है इट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विच कैन नॉट बी रिपीटेड। दरअसल हिस्टोरिकल रिसर्च का जो अमल है ये मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल होता है। यानी आपसे पहले किसी बंदे ने तजर्बा किया हुआ है तो आपके सामने वह तजर्बा की हुई सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, जो हालात हैं वो आ जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। यानी आपसे पहले 50 साल पहले तहकीक हुई है कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते छोटी उम्र में, तो उसके जो नताइज हैं, जो जवाब आए, आज 50 साल के बाद आप बच्चों पर तहकीक कर रहे हैं, तो वो वजूहात उस बंदे ने 50 साल पहले बयान की थी, आप उनको अब बयान कर सकते हैं। आपके बाद 50 साल बाद जो बंदा तहकीक कर रहा है, अगर वो आपकी रिसर्च को देखता है तो वो भी आपके पॉइंट से मदद ले सकता है। इट इज़ लायबल टू बी सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होती है। यानी आप जिस भी उन्वान पर तहकीक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आपको उसके मुताल्लिक ही मालूमात इकट्ठी करनी पड़ती हैं और आप मालूमात इकट्ठी करते हैं और जवाब हासिल करते हैं।
نمبر 3 میں کہتا ہے کہ جو ہسٹوریکل ریسرچ ہے اس میں آپ جتنی بھی معلومات لیتے ہیں، جو عقلی دلائل لیتے ہیں، جو معلومات حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے اس کو آپ زبانی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یعنی آپ نے جو تحقیق کی ہے، اب آپ اپنی تحقیق کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تحقیق لکھی ہوئی فارم میں نہیں پیش کریں گے، بلکہ زبان سے الفاظ کہہ کر اس کو ڈیفینڈ کر کے پیش کریں گے. تبھی تو آپ سے پہلے اگر کوئی بندہ کسی یونیورسٹی میں گیا اور وہ تھیسس جمع کراتا ہے تو پھر تھیسس ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. سمجھ لیں تھیسس بیسیکلی ریسرچ کی ایک فارم ہے. تو یہ آپ کو زبان سے وربلی جو ہے نا ایکسپلین بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے. ان کلیکشن آف ڈیٹا آف ہسٹوریکل ریسرچ دا ریسورسز آر نارملی کلاسیفائڈ انٹو 2 کیٹیگریز. ہسٹوریکل ریسرچ کے تحت آپ 2 طریقوں سے معلومات اکٹھی کرتی ہیں. پہلا ہے پرائمری، دوسرا ہے سیکنڈری ریسورسز. پرائمری ریسورسز آر دوز اوریجنل ڈاکومنٹس وچ آر دا فرسٹ وٹنسز اے ٹیکسٹ. پرائمری سورسز میں وہ تمام ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں جو کہ اصلی ڈاکومنٹ ہے، یعنی آج سے پہلے کسی بندے نے تحقیق کی ہے اور اس کی جو ہینڈ ریٹن یا جو اصلی تحقیقی رپورٹ ہے، آپ اس اصلی تحقیقی رپورٹ سے معلومات حاصل کریں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے نے کچھ باتیں کی تھی، وہاں پر بندہ ایک اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ باتیں سنی تھی. آپ اس بندے سے معلومات حاصل کر لیں جو وہاں پر بیٹھ کر اس بندے کی باتیں سن رہا تھا، یا اس بندے نے اگر اس تحقیق کرنے والے بندے کی تحقیق کو پڑھا ہوا ہے تو آپ اس بندے سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری ریسورسز. دراصل ایک بندے نے تحقیق کی ہے، اس کی جتنی بھی جو تحقیق ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس نے چونکہ دوسرے بندوں کے سامنے بیان کی ہوئی تھی تو دوسرے بندوں نے یہ تحقیق سنی ہوئی ہے. اب جنہوں نے سنی ہوئی ہے ان سننے والے بندوں سے جب آپ معلومات لیں گے تو یہ سیکنڈری ریسورسز کہلائیں گے. آگے آ جاتا ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ. اٹ از اے ٹائپ آف ریسرچ دیٹ ڈسکرائبس اے پاپولیشن اور سچویشن اور فینومینا دیٹ از بینگ اسٹڈیز. ڈسکرپٹیو ریسرچ میں آپ ایک صورتحال، ایک مسئلے کو، ایک آبادی کو، یا پھر ایک ایسا نظریہ جو آپ کے سامنے آیا ہوا ہے اس کو جاننے کے لیے، اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں. ڈسکرپٹیو ریسرچ کے درج ذیل فوائد ہیں، خصوصیات ہیں. It is concerned not with characteristics of individual but with the characteristics of the whole population. ڈسکرپٹیو ریسرچ میں آپ کسی ایک بندے کے بارے میں نہیں جانتے، ایک بندے کو آپ سامنے نہیں رکھتے، بلکہ آپ پوری جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بتائیں 50 بندے ہیں ایک گاؤں میں تو ان میں سے کتنے بندے روزہ رکھتے ہیں. اب آپ سب کے بارے میں تحقیق کریں گے، یہ نہیں کہ ایک کے بارے میں تحقیق کی اور کہہ دیا کہ سبھی روزہ نہیں رکھتے. نہیں، آپ نے سب کے بارے میں تحقیق کرنی ہے اور پھر جواب دیں گے. تو یہی بیسیکلی ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے. اٹ کلیکٹس ڈیٹا فرام اے ریلیٹیولی لارج نمبر آف سبجیکٹ، یعنی یہ ایک سے زیادہ بندوں سے معلومات حاصل کرتا ہے. اٹ پرووائڈ، یعنی اس مرحلے میں ہم ایک سے زیادہ بندوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اٹ پرووائڈز دا انفارمیشن یوزفل ٹو دا سولوشن آف لوکل پرابلمس. یہ جو ہماری لوکل پرابلمز ہوتی ہیں، جو مسائل ہوتی ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے، ان کے جوابات کے لیے ہم معلومات جو حاصل کرتے ہیں وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے تحت حاصل کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اٹس اسکوپ از ویری واسٹ. اس کی جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. سرویز میں بھی کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. ڈسکرپشنز میں بھی آئدر وربل اور ایکسپرٹ ان میتھمیٹیکل ٹرمز. جتنی بھی آپ ڈسکرپشن کریں گے، جتنی بھی آپ معلومات حاصل کر کے بیان کریں گے، آپ چاہیں تو آپ وہ کسی صفحے پر ایکسپریس کر کے لکھ کے دے سکتے ہیں یا پھر زبانی کلامی بیان کر سکتے ہیں. اور جتنا بھی آپ سروے کرتے ہیں 2 بنیادوں پر آپ کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا کوانٹٹی دیکھ سکتے ہیں. یعنی کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 50 میں سے 10 بندوں کے بارے میں تحقیق کی لیکن صحیح چھان بین کی، جبکہ کوانٹٹی کے بارے میں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کے سامنے 50 بندے تو آپ نے 50 کے 50 بندوں کے بارے میں چھان بین کی لیکن سرسری چھان بین کی. اسٹیٹمنٹ آف جنرل آبجیکٹیو. یہ کچھ اور اس کی لکھی ہوئی آگے کریکٹرسٹکس، آپ کائنڈلی ان کو پڑھ لیجیے گا. ایکسپیریمنٹل ریسرچ از نیکسٹ. اٹ ڈیلز ود واٹ ول بی اور واٹ ول اکر انڈر کیئرفلی کنٹرولڈ کنڈیشنز. ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا مطلب یہ ہے، یہ اس بات کا ہمیں جواب دے گا کہ مخصوص حالات کے تحت جب ہم کوئی ایک مسئلہ حل کریں گے تو ہمارے سامنے کیا کیا مسائل آئیں گے، جب ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں گے تو ان کے نتیجے میں ہمیں کیا کیا جواب ملے گا.
It deals with two kinds of variables. इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट दूसरे डिपेंडेंट। यानी जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर हमने फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कोई तजर्बा करना है तो हम लैब के अंदर करेंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहेंगे तो लैब के अंदर तजर्बा करेंगे। तो जब लैब के अंदर कंट्रोल्ड हालात होंगे, कमरा बंद होगा, पंखा नहीं चल रहा होगा, ठीक है जी, कोई फालतू की एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, खामोशी होगी, तो इस तरह कंट्रोल्ड हालात में जब हम कोई तजर्बा करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, यानी कौन सी गैस उड़कर बुखारात बन जाती है और कौन सी गैस ऐसी है जो कि आग पैदा करती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें दरअसल 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसके बारे में आप प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप वो कंडक्ट करते हैं, वो तजर्बा करते हैं, और फिर उसके बाद आप उस तजर्बे के बारे में रिज़ल्ट की जो भी रिपोर्ट है वो शाया करते हैं। नेक्स्ट है जी हिस्टोरिकल रिसर्च। इसको हम शुरू में बयान कर चुके हैं लेकिन इसका प्रिंसिपल यूज़ पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ यूज टू कंपेयर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड द एक्टिविटीज सराउंडिंग देम। इसका मकसद ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में ये बात बयान की जाती है कि जो भी माजी में हक़ाइक़ हुए हैं, जो भी वाक़यात हुए हैं, उनकी मालूमात को आप मौजूदा दौर में होने वाले वाक़यात के साथ मुआज़ना करते हैं और देखते हैं कि माजी में क्या मालूमात थी और मौजूदा दौर में क्या मालूमात है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ये हिस्टोरिकल रिसर्च हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसके एडवांटेजेस और शॉर्ट कमिंग्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये भी इजी हैं, काइंडली आप इनको खुद पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो इज़ गोना बी वेरी लेंथी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्सप्लेन टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च करने के लिए कौन सी टेक्निक्स और टूल की ज़रूरत होती है, बयान कीजिए। सबसे पहले देखिए, टूल इज़ अ डिवाइस यूज टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन। टूल एक ऐसा आला होता है जो कोई भी एक ख़ास काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निक इज़ अ वे ऑफ कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर टास्क। टेक्निक भी एक ख़ास तरीका है जिसके तहत आप कोई भी काम करते हैं। अब रिसर्च में कौन कौन से टूल्स या फिर टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला है क्वेश्चनेयर, उसके बाद है इंटरव्यूज़, तीसरे नंबर पर है ऑब्जर्वेशन, चौथे नंबर पर है टेस्ट एंड अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चनेयर देखिए, यानी सवाल नामे के तहत आप रिसर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज्ड क्वेश्चंस, यानी आपके पास मखसूस सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ यस और नो में होता है। ओपन फॉर्म, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ऐसे सवालात जिनका जितना भी लंबा जवाब कोई बंदा देना चाहे दे सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बंदे से कहते हैं कि जी बचपन में आपको क्या पसंद था, या फिर आप कहते हैं कि क्या बचपन में आपको फल पसंद थे, तो बंदा जवाब देता है जी हाँ। ये जी हाँ क्लोज्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर वो कहेगा जी हाँ मुझे सेब, केले, आड़ू, नाशपाती पसंद थी, इसके अलावा मुझे खुबानी भी पसंद थी, मैं आम भी खाया करता था, मुझे तरबूज भी पसंद था, ब्ला ब्ला ब्ला। जब वो एक लंबा आंसर देगा तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड या ओपन फॉर्म क्वेश्चन। पिक्टोरियल फॉर्म, यानी आपके सामने एक तस्वीर, एक खाका बना हुआ है, आप किसी बंदे को दे दें और उससे सवाल करें और उसे कहें कि इस पिक्टोरियल फॉर्म को फिल करता जाए। ओपिनियनियर एंड एटीट्यूड स्केल, यानी आप किसी भी बंदे की ओपिनियन ले सकते हैं। क्या आपको फल पसंद हैं, यस, नो, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या आप खेलना पसंद करते हैं, जी, नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा। तो ये ओपिनियनियर या फिर एटीट्यूड स्केल क्वेश्चनेयर होते हैं। अब क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चन राइटिंग, जब आप क्वेश्चन लिखते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं सवाल भी उसी वाले से करें, मिलते जुलते हों, सवाल जो है मुनासिब हों। ठीक है, सवाल जो है ना गैर मुनासिब सवाल ना हो कि अगला बंदा सुने या पढ़े तो उसको गुस्सा आ जाए। इज़ द क्वेश्चन क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी जो भी आप सवाल कर रहे हैं वो वाज़ेह है और शकूक व शुबहात से पाक है या नहीं है, यानी अगले बंदे को आसानी से समझ आ जाएगा या नहीं आएगा, ये क्राइटेरिया है। दूसरे नंबर पे आप रिसर्च करें तो आप इंटरव्यू भी ले सकते हैं। फ़ेस टू फेस आप एक बंदे के सामने बैठकर उससे मालूमात ले सकते हैं और रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल इंटरव्यू, आप अकेले उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। ग्रुप की सूरत में बंदों का इंटरव्यू कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड, यानी आप एक टाइम टेबल बनाकर उस बंदे के पास जाकर मालूमात ले सकते हैं। या अनस्ट्रक्चर्ड, यानी बंदा कहीं भी आपको रोड पर चलते चलते मिल गया तो आपने कहा हाँ जी बताएं ना जी कि आपको फल पसंद हैं, हाँ, नहीं, बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, तो फोकस्ड इंटरव्यू, यानी आप पैनल बिठा लें लोगों का और एक बंदे से मुख्तलिफ क्वेश्चंस करें तो इसको कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग इन आर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी बंदे को जांचना ताकि आप अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं आप, चेक लिस्ट बना लेंगे,
ठीक है जी। आप रेटिंग स्केल रख देंगे, यानी 10 में से, या फिर अगर कोई बंदा कहता है कि जी हाँ मुझे सेब पसंद है, अगर वो कहता है हाँ तो आप उसको 10 में से 3 नंबर देंगे। अगर कहेगा जी हाँ बहुत ज़्यादा तो आप उसको 10 में से 10 या 8 नंबर देंगे। अगर कहता है नहीं तो आप 0 नंबर देंगे, ठीक है जी। तो ये रेटिंग स्केल होता है। स्केल्ड स्पेसिमेन, ये भी आप कैसे, स्पेसिमेन का मतलब नमूना, यानी आप स्केल पर लिख लें, एक नक्शा नमूना बना लें कि सेब पसंद है हाँ नहीं, ये सारा आप स्केच बना लें और अपने पास रख लें और उस पर टिक करते जाए। स्पेसिमेन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है जी टेस्ट एंड अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट्स। आप टेस्ट भी ले सकते हैं, अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बंदे के बारे में तहकीक को मुकम्मल करने के लिए। ए लार्ज वैरायटी ऑफ रिसर्च बेस्ड अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट सच एज टेस्ट। अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी बंदे की जो सलाहियत है, जो जवाबात हैं, वो जानने के लिए जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उनको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट भी ले सकते हैं और उस बंदे के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। उस बंदे से आप टेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अगर आप एक बंदे की जायदाद के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और एक्यूरेट फिगर जानना चाह रहे हैं, तो आप उससे उसकी जो इन्वेंट्री वगैरह हैं, उससे जो माल दौलत है, जायदाद है, उसके बारे में जानेंगे, मुख्तलिफ़ तरह के सवाल करेंगे। आप एक स्केल पेज बना लेंगे। आप कहेंगे कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उसके आगे ऑप्शन होंगे हाँ नहीं, करोड़ के करीब करीब, करोड़ से ज़्यादा। तो ये स्केल्स आप बना लेंगे। आप जो भी सही आंसर वो बंदा देगा उसको टिक कर लेंगे, यानी टेस्ट ले लेंगे। तो स्टूडेंट का अगर आपने टेस्ट लेना है तो जो भी सब्जेक्ट है आप उसके हवाले से, जैसे कॉलम वाले सवाल आते हैं ना, ठीक है जी, तो आपने कॉलम वाले सवाल की मदद से उन बच्चों का टेस्ट ले लेना है। अब किस तरह के आप टेस्ट ले सकते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट वगैरह वगैरह। पर्सनैलिटी टेस्ट यानी अगर आप एक बंदे को गाली दें तो उसकी पर्सनैलिटी, उसका एप्टीट्यूड क्या होगा, उसका रवैया क्या होगा। आप देखें एक बंदे की लिबास कैसा है, उसका उठना बैठना क्या वो कंघी करता है या नहीं करता, ये सारे पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाते हैं। और आपने एक बच्चे को सवाल दिया, आपने कहा कि 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखो, फिर उसके बाद आप चेक करें और आप देखें कि बच्चे की अचीवमेंट क्या है। उसने अगर काउंटिंग ठीक लिखी है तो इसका मतलब है उसका अचीवमेंट लेवल हाई है। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप बच्चे की राइटिंग चेक कर रहे हैं, उसकी रीडिंग चेक कर रहे हैं या उसकी स्पीकिंग चेक कर रहे हैं। किसी एक स्लाइड को जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो वो टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आ जाता है। इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल टेस्ट, यानी कि एक्सटर्नल का मतलब है सालाना इम्तिहान, इंटरनल का मतलब है क्लास के अंदर जो होने वाले टेस्ट हैं या जो 2 माह 3 माह या फिर वीकली टेस्ट होते हैं उनको कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट मुख्तार सवालात जो होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट बड़े बड़े जो सवालात होते हैं। ये टेस्ट की कुछ एग्ज़ाम हैं जिनकी मदद से आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एक्सप्लेन पॉपुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड डिज़ाइंस इन डिटेल। पॉपुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक और डिज़ाइन क्या है, इनको तफसील के साथ बयान करें। ए स्मॉल पार्ट और क्वांटिटी इंटेंडेड टू शो व्हाट द होल इज़ लाइक। ज़्यादा में से थोड़ी चीज़ों को निकाल कर उनकी जांच पड़ताल करना ताकि हम बता सकें कि पूरी की पूरी चीज़ कैसी है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन सैम्पलिंग। अब सैम्पल की कितनी अक़साम होती हैं? सबसे पहली किस्म है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में कहता है सबके पास बराबर मौका होता है सिलेक्ट होने का, और प्रोबेबिलिटी सैंपल में कहता है सबके पास बराबर मौका नहीं होता सिलेक्ट होने के लिए। अच्छा जी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में हम कहते हैं कि 50 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन हमने 11 सेलेक्ट करने हैं। तो हम उन 50 की लिस्ट बनाकर, पर्चियाँ बनाकर डब्बे में फेंक देंगे और उनमें से कोई 11 चूज़ कर लेंगे। हमें पता नहीं होगा कि कौन से 11 होंगे, तो ये सबके पास बराबर मौका है। लेकिन प्रोबेबिलिटी सैंपल में हम कहते हैं जी कि हर 2 के बाद जो तीसरा बच्चा होगा हम वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो तरतीब में अगर बच्चे खड़े हैं तो उनमें से जो 11 सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सबके पास बराबर मौका नहीं होता, यानी जो पहले 2 नंबरों पे हैं वो तो गए चले ना, चौथे 5वें नंबर पर जो बच्चा आएगा वो भी गया, छठे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 इसकी किस्में। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के आगे मज़ीद कुछ किस्में हैं। सबसे पहली एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपल, कोड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, जी बिल्कुल यही है पर्पसिव सैम्पलिंग। ये 3 कुछ किस्में हैं इसकी, तो इनकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आगे बड़ा लेंथी है। अच्छा, अब देखिए पॉपुलेशन एंड सैंपल दैट हैज़ 1 or more characteristics in common that are of interest to the researcher. Population may consist of university students, cancer patients, cement factories, museums और soon। यहाँ पर soon की जगह some other है, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को,
आबादी 1 करोड़ की आबादी है, उस 1 करोड़ की आबादी में से अब आपने सैंपल चुनना है। हम देखना चाहते हैं कि कितने डॉक्टर हैं, ठीक है जी। हम उस 1 करोड़ के बारे में रिसर्च करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, पूछ परतीत करेंगे और एंड पर हम बताएंगे जी कि इस 1 करोड़ की आबादी में 10,000 डॉक्टर हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि कितने उसमें कैंसर पेशेंट हैं, हम कहें जी 5,000 कैंसर पेशेंट है। तो आबादी, पॉपुलेशन का मतलब आबादी होता है, सारी टोटल मिकदार होती है किसी भी चीज़ की, और उस टोटल मिकदार में से जो हम मखसूस मिकदार चुन लेते हैं उसको बेसिकली सैंपल कहते हैं। सैंपल पॉपुलेशन इज़ द पॉपुलेशन आउट ऑफ विच द सैंपल हैज़ एक्चुअली बीन ड्रॉन। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि सैंपल पॉपुलेशन से मुराद वो सारी आबादी है, वो सारी पॉपुलेशन है, वो सारी मिकदार है जिसमें से हम थोड़ी अपनी मर्ज़ी की, पसंद की टारगेट जो पॉपुलेशन है वो उठा लेते हैं। यानी हमारे सामने 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपए में से हम कितना पैसा लेना चाहते हैं। हम मिसाल के तौर पर 50,000 रुपया ले लेते हैं, और 50,000 के कौन कौन से नोट लिए, हमने 10-10 रुपये वाले नोट लिए। तो ये जो 10-10 रुपये वाले नोट जो हमें चाहिए थे, या 50 वाले नोट हमें चाहिए थे, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और वो जो हमने टोटल पॉपुलेशन बयान किया वो हमारी सैंपल पॉपुलेशन है। यानी उस सैंपल में से हमने कुछ टारगेट करके चूज़ करके निकाल लेना है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन की कितनी इकसाम है, 2 इकसाम है। एक है होमोजीनियस पॉपुलेशन, यानी एक जैसी खसूसियात पर मबनी लोग, बॉयज़ या फिर गर्ल। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें एक ही तरह के बंदे हो, एक ही जिन्स के बंदे हो। यानी हम कहते हैं कि हमने एक टास्क करना है, लेकिन हमें जो बंदे चाहिए, पॉपुलेशन जो चाहिए, 1 करोड़ पॉपुलेशन में से हमें वो पॉपुलेशन चाहिए जो कि होमोजीनियस हो, यानी सारी ख़वातीन या फिर सारे मर्द, मिक्स अप नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी काइंड है हेट्रोजीनियस यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स, ठीक है। हमें 1 करोड़ में से 50 बंदे चाहिए तो 25 लड़कियां होने चाहिए या ख़वातीन होनी चाहिए, और 25 लड़के या फिर मर्द हज़रात होने चाहिए। सैम्पलिंग डिज़ाइंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। सैम्पलिंग डिज़ाइन 4 तरह के हैं: रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, each member of the population has equal chance of being included in the sample, यानी हर बंदे के पास बराबर मौका होता है कि उसको सेलेक्ट किया जाए। यानी वही बात है, पर्चियाँ बनाकर सबके नाम लिखकर टोकरी में डाल दी जाए और टोकरी में से फिर कुछ बंदों का नाम निकाल लिया जाता है, इसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें कि 2 किस्में, सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल वही होता है जो रैंडम सैंपल होता है, और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में ये होता है कि हमने जो बात कही थी कि 2 के बाद हम तीसरा बंदा सेलेक्ट करेंगे, फिर 2 के बाद तीसरा, 2 के बाद तीसरा, तो ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू 2 सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्राटा। स्ट्रेटिफाइड में आप पूरी आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और इस तकसीम शुदा हिस्से को स्ट्राटा कहते हैं। फिर इस पूरे स्टार्टे में से, यानी जो 2 स्टार्टे बन चुके, जो 2 ग्रुप बन चुके हैं, उन 2 ग्रुपों में से हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। यानी फिर वही पर्चियाँ बना लेते हैं दोनों ग्रुपों के बंदों की और बिन में डाल देते हैं, और दोनों ग्रुपों में से हम, अगर 100 का एक ग्रुप है और 100 का दूसरा, तो हम कहते हैं दोनों में से 25-25 सेलेक्ट करेंगे। तो 25 पर्चियाँ एक तरफ से, 25 पर्चियाँ दूसरी तरफ से उठाएंगे, तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहलाएगा। Double sampling is taking a second set of samples in a one-stage survey because the retrospective power of the test did not meet design। यानी अब हमारे पास जो सैंपल से हासिल शुदा चीज़ें आ चुकी हैं, मालूमात आ चुकी हैं, वो कम है, ठीक है। तो हम दोबारा से सैंपल, यानी हमने 100 बंदा लेना था लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन है ही 50, ठीक है। तो वो 50 हमने सेलेक्ट कर लिए, फिर हमको मज़ीद 50 बंदे चाहिए, तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर अब बंदे कम से कम 50 से ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर समझ लीजिए 150 बंदा है, तो हमने 150 में से मज़ीद 50 सेलेक्ट करने हैं। तो इसको कहते हैं डबल सैम्पलिंग। यानी आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है वो पूरी ना मिले तो फिर आप किसी और जगह जा पर दोबारा से वो सैंपल हासिल करें और अपना मतलूबा हदफ हासिल कर लें। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। इन क्लस्टर सैम्पलिंग रिसर्चर्स डिवाइड अ पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ये याद रखिएगा कि ये डबल सैम्पलिंग है, इसमें 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है आबादी को। क्लस्टर सैम्पलिंग में बहुत से ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाता है। ये उस वक्त किया जाता है जब आबादी बहुत ज़्यादा हो, यानी 50 देहात हों, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही हो कि पहले देहात की हदूद कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर ख़त्म होती हैं, तो आप उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें।
यानी आप उनकी कॉलोनियाँ बना लें। फिर उन कॉलोनियों में से हर कॉलोनी में से आप जो भी आपको बंदे चाहिए हो, जितने भी बंदे आपको चाहिए हो, आप बंदे सेलेक्ट कर लें। यानी समझ लें कि 50 गाँव हैं, आपने उन 50 गाँव को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया है, ठीक है। आप कहते हैं जी कि अब ज़रा सर्च करें कि इन 50 गाँव में या जो 50 ब्लॉक बने उनमें कितने अफ़गानी हैं। तो आप हर ब्लॉक में जाएंगे, आप सर्च करेंगे, हाँ जी इस ब्लॉक में कितने अफ़गानी हैं 5, इस ब्लॉक में कितने 5, इस ब्लॉक में कितने 10, 20, 25। तो आप उस बड़े ब्लॉक को छोटे ब्लॉक्स में तकसीम कर लेंगे और फिर उनको ब्लॉक ब्लॉक करके आप मालूमात हासिल कर लेंगे जो आपको चाहिए होगी। तो इसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 एंड्स हियर और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल रिपोर्ट इन डिटेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला सवाल है कि आप रिसर्च प्रपोजल लिखना चाहते हैं, यानी आप थीसिस लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें आप सामने रखेंगे। द डिज़ाइल पॉइंट है जो आपने सामने रखने। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, आपने जो भी मसला हल करना है, जिस भी टॉपिक पर थीसिस बनाना है, आपने वो टॉपिक सामने रखना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके थीसिस का पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस सारी पढ़ाई की जो तहकीक हम करने जा रहे हैं उसकी अहमियत क्या होगी, उसका फ़ायदा क्या होगा। फिर उसके बाद आपने जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आता है आपने उसकी डेफिनेशन करनी है कि ये प्रॉब्लम है। फिर आपने उसके बारे में कुछ एजम्पशन कायम करने, मफरूज़े बनाने हैं कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम को हल करें तो हमारे सामने क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं, रुकावटें क्या क्या आ सकती है। फिर उसके बाद आपने इस सारी प्रॉब्लम के बारे में इस तारीफ़ करने के बाद, आप मकासद सेट करने के बाद मुख्तलिफ लिटरेचर पढ़ेंगे, इंटरनेट से, किताबों से आप मुख्तलिफ मवाद इकट्ठा करेंगे मसले के बारे में। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आप एक सफ़े पर सारी जो मालूमात है उसको तरतीब वाइज लिख देंगे और आप अपने एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे जी कि ये जो हमारा मसला था ये इसलिए था। फिर उसके बाद आप हिपोथेसिस बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। हिपोथेसिस का मतलब ये है कि आपने सारी मालूमात हासिल कर ली, अपने जहन के मुताबिक आपने कह लिया कि ये मसला था, इस वजह से हुआ था। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या ये मसला वाकई इस वजह से हुआ था, इस मसले का जो मैंने हल निकाला है क्या वाकई यही हल है, ये और भी हल हो सकता है। अगर तो जवाब यस है तो समझे कि आपके क्वेश्चन और हिपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट हैं, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कबूल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने प्रोपोज रिसर्च प्रोसीजर, यानी ये जो 7वां और 8वां पॉइंट है ये सबसे जो पहला पॉइंट है उसके बाद आ जाएंगे। यानी सबसे पहले तो आप टाइम लिमिट देखेंगे कि कितना टाइम है आपके पास ये प्रोजेक्ट करने के लिए, कितना टाइम आप डेफिनेशंस, कितना टाइम आप रिव्यूज़ और कितना टाइम आप हिपोथेसिस बनाने में लगाएंगे। यानी टाइम शेड्यूल आपने पहले बना लेना है। और फिर जो रिसर्च करने के लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ाकार है, वो भी आपने पहले से नोट कर लेना है कि हम पहले नंबर पर मालूमात इकट्ठी करेंगे, पहले नंबर पर जो मसला है वो सामने रखेंगे, कब हम अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करेंगे, कब हम अपने सुपरवाइज़र को ये सारा अपना प्रोजेक्ट या जो रिसर्च है ये चेक कराएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी डिटेल आप अपने पास से काफ़ी हद तक लिख सकते हैं। 8613 जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 8613 वो भी इसी से मिलता जुलता है। तो आई होप कि अब आपको इस बुक से रिलेटेड ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। ये बेसिकली 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने इनको 6 बना के लिख दिया है। अब आप याद रखिएगा कि यही 6 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। बेसिकली ये 8-10 क्वेश्चन है जो हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, वो सेपरेट भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल चुकी होगी। आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक ये वीडियो पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।